नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज क्योंकि 24 अप्रैल है तो आज हमारे लिए बहुत ख़ास विषय है जिस पे हम बात करेंगे, वो है पंचायती राज। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत एक गांव का देश है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेज। और यहाँ की लगभग 80 से 85% जो आबादी है आज भी भारत के गाँव में बसती है। तो विचार यही था कि किस तरह से जो है गांव की भागीदारी को शामिल किया जाए और देश को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पहले जो क्या होता था, योजनाएं दिल्ली से बनती थी और ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। तो ये विचार है ग्राम पंचायतों का जो आया हमारे दिमाग में और हमने उसको बाद में संवैधानिक दर्जा दे दिया हमारे 72वें और 73वें संशोधन में 1992-3 में। और 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि हमारे लिए पंचायत शब्द का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, पंचायत शब्द आज का शब्द नहीं है। पंचायत शब्द जो है वो बहुत पहले से किसी न किसी रूप में विद्यमान था, प्रयोग किया जा रहा था। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक युग की। तो वैदिक युग में हमारे जो संस्कृत शास्त्र है वहाँ पर हमें एक शब्द मिलता है पंचायतन, यानी एक समिति जिसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति और 4 अन्य व्यक्ति मिलकर काम करते थे, उसे हम बोलते हैं पंचायतन। पंचायतन का उस समय भी जो प्रमुख कार्य होता था वो होता था लोगों को बताना किसी समस्या के बारे में और उसके लिए समाधान ढूंढने का प्रयास करना। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है जिसमें सभा और समिति का उल्लेख है। सभा अर्थात कुछ व्यक्तियों का समूह जो मिलकर किसी विषय में निर्णय लेते हैं या सुझाव देते हैं, उसे सभा या समिति कहा जाता था। उसके बाद यदि हम बात करें अपने महाकाव्यों के, जैसे हम सब जानते ही हैं कि हमारे 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में प्रशासन को 2 भागों में बांटा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक को बोला गया है पूर और एक को बोला गया है जनपद। पूर अर्थात शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, और जनपद अर्थात ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वाला क्षेत्र। तो वहाँ पर भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन को 2 भागों में बांटा हुआ है रामायण के अकॉर्डिंग। महाभारत में एक पर्व आता है शांति पर्व। शांति पर्व में हमें वर्णन मिलता है सभा का और समिति का। उसके बाद हमारे पास कुछ अन्य किताबें हैं, अन्य बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भारत का सबसे डिबेटेड विषय है मनुस्मृति। इसमें भी कहीं ना कहीं हमें स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है, लोकल गवर्नेंस का, यानी गवर्नेंस की वो बॉडी जो अपने लोकल स्तर पर कार्य करती है। उसके बाद हम बात करें, अच्छा इसके अलावा हमें कुछ इसमें और वर्णन मिलता है। देखिए, उस समय जो गांव का मुखिया होता था उसे हम ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक यानी हेड ऑफ ए विलेज, गांव का मुखिया। दूसरा, जो 10 गांव का मुखिया होता था उसे हम दशप कहते थे। जो 20 गांव का मुखिया होता था उसे विषयपति कहा जाता था। और जो 100 गांव का मुखिया होता था उसे अधिपति, पतियों का पति, अधिपति कहा जाता था। ये तो बात थी हमारे पुराने समय में, जिसमें हमने बात की अपने वैदिक टाइम की, ऋग्वैदिक टाइम की और महाकाव्यों के समय की। अब हम बात करते हैं गुप्ता डायनेसिटी की, गुप्त काल की। गुप्त काल में भी हमें ग्राम पंचायत के बारे में या स्थानीय स्वशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में जो एक ग्राम का हेड होता था, मुखिया होता था, उसे ग्रामपति के नाम से
जाना जाता था, जो प्रयास करता था कि मिलकर जो है वो गांव के कार्य को पूरा करवाया जाए। और हम जानते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे काम हुए डेवलपमेंट के, विकास के। फिर मध्यकाल में क्या होता है? मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली में जब मुगलों का शासन था, तो दिल्ली के सुल्तानों ने राज्यों को प्रांतों में बांटा और उसे विलायत कहा जाता था, विलायत। फिर मुगल काल के शासनकाल के दौरान क्या होता है? मुगल काल ने जो है सामंतवादी प्रथा के तहत क्या कर दिया, हमारे जो स्थानीय प्रशासन को है, स्थानीय जो लोकल जो गवर्नेंस चली थी, मुगलों ने इसे तहस महस करवा दिया ड्यू टू सामंतवादी प्रथा। सामंतवादी प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जहां पर पूरे सोसाइटी को एक या दो व्यक्ति डोमिनेट करते हैं, जो उस सोसाइटी के बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली या ताकतवर लोग होते हैं। तो सामंतवादी प्रथा ने जो है हमारे स्थानीय स्वशासन की प्रथा को पूरी तरह से तहस महस कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, उस समय हमने डिवाइड कर दिया अपने वर्ग को। प्रशासन के लिए एक व्यक्ति रखा गया जिसे हम मुकद्दम कहते थे। राजस्व संग्रह के लिए यानी टैक्स कलेक्शन के लिए एक व्यक्ति रखा गया जिसे हम पटवारी कहते थे। और पंचों की सहायता के लिए एक व्यक्ति रखा गया जिसे हम चौधरी कहते थे। तो ये बात हुई कब की? जब मुगल शासन के दौरान इसके हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पंचायत राज के बारे में। अब बात करते हैं तब की जब भारत में राज हो गया गोरे लोगों का यानी अंग्रेजों का। तो ब्रिटिश काल में क्या कुछ काम किए गए स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश काल में सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में प्रयास किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। उसके बाद 1880 से 84 के बीच लॉर्ड रिपन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया और इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है 1882 में भारत में जो है वो जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट की स्थापना की थी। जिला बोर्ड की स्थापना की थी जहां पर वो जिला बोर्डों के माध्यम से गांव तक पहुंच को सुगम बनाने का प्रयास करते थे और विकास कार्यों को दिशा देने का प्रयास किया करते थे। तो ये बात हो गई अंग्रेजों के कार्यकाल तक। अब हम बात करते हैं जब भारत आज़ाद हो गया था और भारत के अपने लोगों ने किसने क्या क्या प्रयास किया ग्राम पंचायतों के विकास के लिए। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी बहुत घोर समर्थक यानी कट्टर समर्थक है किसके? ग्राम पंचायतों के। महात्मा गांधी का विचार था शुरू से ही, वो चाह रहे थे कि हम पूरे भारत का परिपूर्ण विकास तभी कर सकते हैं यदि पावर कहाँ चली जाए? एक आम व्यक्ति को पास चली जाए। यानी अगर जब तक पावर देश के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी वो अपना बहुचहुमुखी विकास नहीं कर पाएगा। तो एक होता है सत्ता का केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब जब हम सारी पावर को सेंट्रलाइज कर देते हैं, अपने पास रखते हैं। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब हम सत्ता को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करते रहते हैं, यानी पावर को हम बांट देते हैं। तो महात्मा गांधी का विचार यही था कि शक्तियों का बंटवारा किया जाए और हमारे जो गांव होते हैं वो अंतिम इकाई होती है किसी भी देश की, और वहाँ पर यदि पावर दी जाए लोगों को अपने डेवलपमेंट करने के लिए तो वो और बेहतर तरीके से प्रयास कर सकते हैं गांव को आगे ले जाने में। महात्मा गांधी ने एक कोट भी दिया था, कहा था उन्होंने कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो लोकमत ऐसे भी अनेक कार्य करके दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। महात्मा गांधी का ये मानना था कि यदि स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ग्रामीण लोग स्वयं डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या काम करना है और अपना विकास वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरकार ने जो है प्रशासन को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वर्तमान में मोदी जी एज ए पीएम सेवाएं दे रहे हैं। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य की सरकार। ठीक है जी, जिसको स्टेट कंट्रोल करता है। तीसरी जो तरह की गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, और इसी का हमारे पास अन्य नाम है ग्राम पंचायत, यानी पंचायती राज। तो तीसरी तरह की सरकार होती है पंचायत राज, क्योंकि ये कहाँ पर काम करती है? ग्राउंड लेवल पे काम करती है। हमारे जो देश की अंतिम इकाई है गांव लेवल पर जो सरकार काम करती है उसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, और स्थानीय सरकार का ही सुधरा रूप हमारे पास पंचायत राज है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा में पंचायत राज के विषय में जब चर्चा चल रही थी, तो कुछ लोग फेवर में थे कि पंचायत राज का विकास होना चाहिए, और कुछ लोग जो है वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। अब समर्थन जो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उसके पीछे भी कारण थे। देखिए, जो लोग गांधी के समर्थक थे मेनली, वो चाह रहे थे कि पंचायती राज का विकास हो। जब आम व्यक्ति के पास सत्ता चली जाएगी तो वो अपना बेहतर काम और बेहतर विकास कर सकता है, क्योंकि गांव की समस्याओं के बारे में जो पता ग्रामीण लोगों को होता है वो दिल्ली पर बैठे हुए सत्ताधारी पक्ष को पता नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनके पीछे भी कारण था। वो लोग क्या मान रहे थे? उन्हें पता था कि भारत में स्थिति खराब है, उस समय भी खराब थी, आज भी खराब थी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सीधा सीधा कोट करके कहा था कि अगर हमने पावर को ट्रांसफर अभी ग्रामीण लेवल पे कर दिया कानून बनाने से पहले, तो होगा इसका बिल्कुल दुरुपयोग ही। क्योंकि गांव में, हर एक गांव में 1-1, 2-2 क्या होते हैं, ऐसे पैंट वाले लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है एरिया में, सामंतवादी टाइप के कह लो आप, या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग कह लो, शक्तिशाली लोग कह लो। तो 1-2 लोग होते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में जो पूरे पंचायत को डोमिनेट करके रखते हैं। पंचायत के जितने भी क्रियाकलाप है, काम होते हैं, अधिकांश उनके इशारों पर किए जाते हैं। इसी वजह से जो हो विकास तो नहीं हो पाता, क्योंकि प्रधान एक कठपुतली होती है, सेक्रेटरी भी कठपुतली होता है, और जिस तरह से उन प्रभावी लोगों के द्वारा जो बताया जाता है बाकी व्यक्ति को वो करना ही पड़ता है। तो BR अम्बेडकर जो है उस समय पंचायत राज के विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि पहले कोई नियम या कानून बनाया जाए, उसके बाद जो है वो पंचायती राज अधिनियम को लागू कराया जा सकता है। तो केंद्र संविधान में ये डिबेट चली, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इस समय जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ठीक देना सही नहीं होगा। और उस समय जो है पंचायती राज को डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आर्टिकल 40 में डाला गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि अगर राज्य चाहे तो इसे अपना सकता है, राज्य ना चाहे तो इसे नहीं अपना सकता है। तो हुआ भी वही, क्योंकि उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने के कारण किसी भी राज्य ने उस समय सीरियस नहीं लिया पंचायती राज को, और किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं करा अपने स्टेट में इस पॉलिसी को। उसके बाद आगे विवाद चलता गया। तो नेहरू जी को खुद भी लगता था कि अगर हमें अंतिम व्यक्ति का विकास करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है वो सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ेगा, पावर को आपको डेलीगेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रयास करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला प्रयास इन्होंने किया 2 अक्टूबर 1952 को। किस रूप में? इन्होंने जो है वो एक स्कीम चलाई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक योजना बनाई और कोशिश की कि इसमें वो ग्रामीण लोगों को जोड़े और उनकी समस्याओं को सुने और उनके लिए समाधान ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन ये पूरी तरह से विफल रही। फिर अगले ही साल फिर से 2 अक्टूबर 1953 को उन्होंने एक और योजना चलाई जिसको उन्होंने नाम दिया था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यानी यहाँ पर क्या करना, हमने सेवाओं का प्रसार करना है
किस लेवल पर? राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े लेवल पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये योजना भी इनकी फेल हो गई। अब नेहरू जी परेशान हो गए कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हमारी जितनी भी योजनाएं हैं जो हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं वो असफल होती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई और उनसे सुझाव मांगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बलवंत राय समिति, जो 1957 को बनी थी। देखिए 1957 की अगर हम बात करें तो ये वो दौर था, हम रिसेंटली आज़ाद हुए थे, 8-10 साल भारत को आज़ाद होकर हुए थे, और उस समय भी हमारी कुछ प्राइमरी आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, कृषि, सिंचाई, उद्योग, वानिकी, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं थी। यानी प्राइमरी लेवल पे बहुत सारी समस्याएं थी जिनका समाधान किया जाना जरूरी था। इसीलिए हम भी चाह रहे थे कि हम अपने पावर को क्या कर दे, डिसेंट्रलाइज कर दे, विकेंद्रीकरण कर दे। यानी शक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी तभी तो काम होगा। अब दिल्ली पे योजनाएं बन रही थी, वहाँ से कोशिश की जा रही थी, समस्या मान लो ग्रामीण लेवल पे है, तो दिल्ली के एसी में बैठे हुए व्यक्ति को क्या पता लगेगा गाँव में क्या समस्या है? तो ठीक है जी, इन्होंने एक समिति बनाई जिसको नाम दिया गया बलवंत राय समिति, जो 1957 में बनी गई थी। और नेहरू जी ने इनसे सुझाव मांगे कि किस तरह से जो है वो काम को और बेहतर किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर, भारत के एक एक पिछले से पिछले क्षेत्र में किस तरह से काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि जो आपकी जो प्रीवियस 2 योजनाएं इसलिए असफल रही, क्योंकि कारण उन्होंने बताया जन भागीदारी का अभाव। भैया किसका? जन भागीदारी। यानी जो आपने योजनाएं बनाई कागजों में तो बेहतरीन योजना बना ली, इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन जब तक पीपल पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, जब तक उसमें लोग शामिल नहीं होंगे तो उसको लोगों को बेनिफिट कैसे मिलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर योजनाएं लोगों के लिए बनाई जा रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो लोगों का उस योजना के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो बलवंत राय मेहता जी ने पहला सुझाव क्या दिया, इन्होंने बोला भाई जन भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। यानी जो भी आपकी योजनाएं बने ऐसी बनी जिसमें आम से आम, यानी जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो आना पसंद करे, शामिल हो, तभी तो उनका विकास हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जैसे हम जानते हैं कि भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारे काम करने वाले जो व्यक्ति बनेंगे गांव लेवल पे भी, वो कैसे होने चाहिए, वो व्यक्ति के द्वारा ही चुने जाना चाहिए, यानी लोगों की पसंद से चुने जाना चाहिए। अब मान लो किसी भी एक रैंडमली गांव में मैंने बोला भाई वो व्यक्ति काम करेगा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी ग्राम से चुन कर आएगा वो उस ग्राम वासियों के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति होना चाहिए, जो स्वयं उस व्यक्ति का चुनाव करेगा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। फिर तीसरा जो सलाह था उनका, अच्छा, बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, वास्तुकार, आर्किटेक्चर। और इन्होंने जो है पंचायती राज को 3 स्तरों पे बांटा था। इन्होंने बोला था कि अगर हमें विकास करना है तो ग्राम पंचायतों को 3 स्तर पे बांटना पड़ेगा पंचायती राज को, तब ही जो है विकास संभव है। क्या सलाह दिया था उन्होंने? इन्होंने बोला था भाई गांव के लिए ग्राम पंचायत, जो गांव का काम करेगा, ठीक है जी। फिर तालुका यानी तहसील या ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिसको हम बीडीसी बोलते हैं, बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो उन्होंने क्या बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था को यदि हम अपनाएं तो उसे जो है वो 3 खंडों में बांटना चाहिए, तभी विकास संभव है। कौन कौन से? गांवों के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिए बीडीसी यानी ब्लॉक समिति, और जिला लेवल पर जिला परिषद। तो ये सुझाव दिया था इन्होंने, और कोशिश बताया था कि अगर इस तरह से करेंगे तो संभावना है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए
और ज़्यादा लोग जो है वो हमारे इस योजना में शामिल हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो बात खत्म हुई। उसके बाद भारत सरकार ने जो है वो राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने को कहा, नेहरू जी ने। यानी नेहरू जी ने सलाह दिया किसको? भारत के जो अन्य राज्य थे उन सभी को कि आप अपने अपने राज्य में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाइए। तो उन्होंने यहाँ पर सलाह दी, यहाँ फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि फोर्स उस चीज़ के लिए किया जा सकता है जो किस में हो, संवैधानिक जिसमें प्रावधान हो। तो उस समय संवैधानिक प्रावधान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने सलाह के तौर पर सभी राज्यों को कहा कि आप अपने अपने राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू कीजिए और फिर इसके रिजल्ट देखिए कि ग्राउंड लेवल पर यानी जो हमारे गांव पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले नेहरू जी ने प्रयास किया था कहाँ पे? राजस्थान में। तो कई बार 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने पहला प्रयास किया था राजस्थान स्टेट के नागौर जिले में, और गांव था कौन सा? बगदरी गांव। बगदरी गांव भारत का ऐसा पहला गांव था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था सबसे पहले। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। तो वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और यही शायद अच्छा लगा आंध्र प्रदेश को भी। और उसके 8-9 दिन के ही बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी लागू कर दिया पंचायती राज व्यवस्था को अपने स्टेट में। और कुछ स्टेट को अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि गांव की समस्या एक्चुअल में जो है उजागर होने लगी पंचायती राज के माध्यम से, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी और गवर्नमेंट ने प्रयास किया उसे दूर करने का, और कहीं ना कहीं हमें सही रिजल्ट मिलने लगा इस बेनिफिट का। उसके बाद क्या होता है कि ये काम स्टार्ट हुआ पता था तब तक बाकी स्टेट, कुछ स्टेटों ने लागू किया, कुछ स्टेटों ने लागू नहीं किया। फिर नेहरू जी का कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद कार्यकाल बीच में चलता है आपका इंदिरा गांधी से पहले, हाँ कुछ लोग और कार्यकाल चलता है। अशोक मेहता समिति बनी थी मोरारजी देसाई के टाइम में। ठीक है जी, 1977 की बात है ये, क्योंकि 62-65 में तो युद्ध ही चले थे। हाँ, 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी भारत में, उस समय हमने एक और समिति का गठन किया था, अशोक मेहता समिति, और उनसे सलाह ली गई थी कि क्या किया जा सकता है और क्या बेहतर किया जा सकता है ग्रामीण लेवल पे विकास करने के लिए, क्योंकि उस समय तो अधिकांश आबादी गांव में थी। आज भी हमारी 80 से 85% आबादी गांव में बसती है, उस समय तो 90-95% आबादी गांव में रहती होगी। तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था कि पंचायत राज को तो आप अपनाइए, लेकिन 2 स्तर बनाइए, एक बनाइए मंडल स्तर और एक बनाइए कौन सा? जिला स्तर। इन्होंने ग्राम पंचायतों का सुझाव नहीं दिया था, इन्होंने बोला था भी एक तो मंडल स्तर पे बनाएं इसको और दूसरा जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन उन्होंने एक सलाह दी थी कि गांव में जो निपटारे झगड़े होते हैं, झगड़ों आदि का निपटारा करने के लिए हर गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए। जो भी उनके लोकल छोटे मोटे डिस्प्यूट है उसका समाधान गांव में ही किया जा सकता है। फिर इन्होंने, अशोक मेहता ने एक और सलाह दी थी कि जो हमारे समाज का वंचित शोषित तबका है उनके लिए भी हमें आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण नहीं देंगे तो वो तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, प्रतिनिधि बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि फिर जो सामंतवादी जो लोग होते हैं ना, ताकतवर लोग होते हैं, वो तो पूरी तरह से डोमिनेट करके रखते हैं पंचायत को। तो इन्होंने सलाह दी थी, किसने? अशोक मेहता समिति ने 1977 में क्या सलाह दी थी कि पंचायत द्विस्तरीय होनी चाहिए। कौन कौन सी? मंडल स्तर पे और जिला स्तर पर। गांव में क्या होना चाहिए? न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए, ग्राम न्यायालय की, जहां पर गांव के जो है छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा गांव में ही किया जा सके। तीसरी इन्होंने सलाह दी थी रिजर्वेशन की, कि SC/ST को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तभी वो समाज भी क्या है? प्रतिनिधि के तौर पे आगे आएगा। जो OBC आरक्षण है वो डिपेंड करता था किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, क्योंकि वो तो 1992 के बाद ही मिला ना। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मंडल है, वो डिसाइड करता है कि OBC को आरक्षण देना है या नहीं देना है। अच्छा, उसके बाद GV राव समिति बनी थी 1985 में, और इसने भी अपने सुझाव रखे थे। फिर राजीव गांधी के कार्यकाल में इन्होंने एक समिति बनाई थी
LM सिंधवी समिति। ये तब की बात है जब कार्यकाल किस हाथों में था? राजीव गांधी। राजीव गांधी बहुत बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और इन्होंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके प्रयास किया कि भारत को और कैसे आगे ले जाया जा सकता है। तो देखिए, जो LM सिंधवी जो समिति थी 1986 में बनी थी, इसने जो सबसे बड़ी बात की तो इसने भी सलाह वही दी कि जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर BDC यानी ब्लॉक समिति, और जिले के स्तर पर जिला परिषद। एक सलाह तो इन्होंने भी यही दी। दूसरी इन्होंने सलाह दी यही कि SC/ST को रिजर्वेशन देना चाहिए। तीसरी जो इन्होंने सलाह दी वो दी भी संवैधानिक दर्जा, कि जब तक हम पंचायती राज को संविधान की दर्जा नहीं देंगे तब तक ही इसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सुझाव किसने दिया था? ML सिंधवी समिति ने 1986 में, कि इसमें क्या करिए आप, संवैधानिक संशोधन करके इसको संविधान के अंतर्गत ले आइए। जब इसको संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो रिजल्ट और बेहतर आएंगे। फिर उन्होंने और क्या बोला था कि राज्य चुनाव आयोग, फिर उन्होंने बोला कि जो हमारी आपका पंचायत राज बनेगा गांव में, फिर उसके चुनाव होने चाहिए। चुनाव कितने में होने चाहिए? 5 साल में एक बार होने चाहिए। और अगर सरकार बीच में भंग हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो उसका क्या होना चाहिए? दोबारा चुनाव होना चाहिए। कितने में? 6 महीने के अंतराल के अंतर्गत। ये सुझाव दिए थे ML सिंधवी समिति ने। और फिर इससे और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए हमने एक तुंगन समिति का सुझाव भी मांगा था। उन्होंने भी सेम बातें कही थी। फिर राजीव गांधी ने क्या करा था? 1989 में 1989 में राजीव गांधी ने जो है वो 64वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके गए थे। कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में। तो देखिए, राजीव गांधी की क्योंकि लोकसभा में अच्छी पकड़ थी, तो लोकसभा से जो है वो इन्होंने ये प्रस्ताव पास करवा लिया। ठीक है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत ना होने के कारण राज्यसभा ने इसको पास ही नहीं किया, पंचायती राज वाले प्रस्ताव को, और रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे करना भी क्या था इन्होंने, तब तक फिर ये और प्रयास करते, तब तक इनका कार्यकाल खत्म हो गया। यही खत्म हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, बम से उड़ा दिया। फिर 1992 में सरकार बनती है नरसिम्हा राव की। तो नरसिम्हा राव फिर से प्रयास करते हैं 1992 में, क्योंकि नरसिम्हा राव को भी लगता है कि ये पॉलिसी बहुत बेहतरीन है। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है और गांव के अंतिम व्यक्ति को शक्ति मिलती है, तो गांव के लोग अपना और बेहतर विकास कर सकते हैं। तो इन्होंने भी इसको सराहा, और इन्होंने जो है 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव ले गए, किसमें? लोकसभा में, पास करवा दिया। फिर 23 सितंबर को अगले दिन राज्यसभा से पास करा दिया, और 20 अप्रैल 1993 को जो है वो पास करा दिया, किससे? राष्ट्रपति से भी। और 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब यहाँ से पास हो गया, इसीलिए हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में? इसे हम मनाते हैं भारत के पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं हम किसको? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को हमारे ये पास हो गए थे विधेयक पंचायती राज का, और हमने 24 अप्रैल 1993 से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। देखिए, जब कोई चीज़ संवैधानिक बन जाती है, अब राज्य को मनाना नहीं पड़ता है कि आप इसे लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। जो चीज़ संवैधानिक है उसे फिर हर राज्य को मानना ही पड़ता है और अपने स्टेट में लागू करना पड़ता ही है। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, जब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया 1993 का, तो एक तो समस्या क्या होगी, फंड इजीली मिल जाएगा। अब कोई संवैधानिक चीज़ है तो गवर्नमेंट को फंड देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जब ये संवैधानिक होगी तो अब सारे स्टेट इसे लागू करेंगे ही करेंगे। और फिर 1993 में हाँ, कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे असम या मेघालय या मिजोरम कुछ एरिया है, तो वहाँ पर ये पंचायती राज नियम अब भी लागू नहीं है।
ठीक है, या पश्चिम बंगाल का जो हमारा कुछ बैकवर्ड एरिया पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये नियम लागू नहीं है। बाकी संपूर्ण भारत में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संवैधानिक प्रावधान इसके लागू है। अच्छा, पहले था ये डीपीएसपी के अंतर्गत, किसमें? आर्टिकल 40 में। अब जब इसके संवैधानिक दर्जा मिल गया तो ये किस में आ गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आ गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसकी चर्चा की गई है, किसकी? पंचायती राज की। अच्छा, क्या क्या बातें दी गई इसमें? जैसे पहले बताया गया पंचायत की परिभाषा, पंचायत कहते किसे, फिर बताया गया कि पंचायत में कौन व्यक्ति वोट डालेंगे, जैसे 18 साल से ऊपर होने चाहिए। फिर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल की उम्र होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल धारा नहीं होनी चाहिए, कोई केसेस नहीं होना चाहिए, आप कानून के द्वारा अयोग्य व्यक्ति घोषित नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें होगा आपका कि संविधान सभा होगी, काम करने के लिए क्या होगी? ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की जो है वो मीटिंग होगी, मीटिंगों में क्या निर्णय लिया जाएगा? ठीक है जी, कोरम पूरा करना होगा और निर्णय किस तरह से काम वगैरह बहुत सारी बातें लिखी होती है किसमें? हमारे अलग अलग आर्टिकल में, जो आर्टिकल 243 से शुरू होता है और 243 के ओ तक जाता है। ये सारी उपबंध है किससे? पंचायती राज से संबंधित। फिर पंचायती राज की व्याख्या कहाँ मिलती है हमें? संविधान की अनुसूची 11 में। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में जो है वो पंचायती राज की व्याख्या की गई है। अनुसूची 12 में फिर नगर निगम के बारे में। फिर पंचायती राज के अंतर्गत जो है वो किन विषयों को शामिल करता है? देखिए, भारतीय संविधान में जो है पंचायत राज के अंतर्गत जो है वो कितने 29 विषय है, यानी ये जो है 29 विषय ऐसे रखे गए हैं जिसमें पंचायती राज जो है वो काम कर सकती है। वो 29 विषय 29 मामले क्या क्या है, यानी एक पंचायत जो है वो किन किन विषयों में काम कर सकती है। देखिए, इसमें हमारे पास है कृषि विस्तार, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मछली पालन, फिर है लघु और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्गों का कल्याण करने के लिए विशेष योजना, यानी SC और ST के लिए स्पेशल प्रोविज़न, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का रख रखाव, फिर है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, सड़कें, पुलियाँ, संचार के अन्य साधन। इतने सारे विषय हैं जो हमने पंचायत राज के अंतर्गत रखे हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट पर्पज के लिए। देखिए, अगर हम इसको शॉर्टकट में समझना चाहे तो ये योजना है पंचायत राज, वो बहुत ही बेहतरीन योजना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी भी ग्राम पंचायत में अच्छा प्रतिनिधि चुन के आता है और सब व्यक्ति भी मिलकर अपने पंचायत को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव और पंचायत का चहुमुखी विकास हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें, यानी जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं हमारे पास, तो उसमें हमें पंचायतों के कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है? पहला कारण है कि हमारे पंचायतों में क्या हो रहा है कि जो सामंतवादी जो लोग हैं ना, यानी किसी गांव में 2-2, 4-4 जो लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो पूरी पंचायत को डोमिनेट करके रखते हैं। ठीक है, कोई भी काम या प्रोजेक्ट है वो भी उनके अंतर्गत चलते हैं, कोई ठेके वगैरह वो भी वही ठेकेदार होते हैं, और यानी आम व्यक्ति की बात बहुत कम सुनी जाती है, नाम मात्र की। फिर BPL फर्जीवाड़े की हर बार रिपोर्ट आती है, और एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है भाई हर एक पंचायत में अगर आप ईमानदारी से सर्वे कराए तो 60 से 70% लोग ऐसे पाए जाएंगे
जिन्हें जो है गलत तरीके से बीपीएल में डाल रखा, जो बीपीएल के लिए अयोग्य है, यानी फ्रॉड बीपीएल है। फिर जो जिस व्यक्ति को वास्तव में योजनाओं का लाभ लेना चाहिए उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गांव में आपसी रंजिश या राजनीतिक जो हमारे आपस में विवाद चले हुए, उस कारण से सही व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। चौथा क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, अधिकांश जो प्रधान बनती है किसी भी ग्राम पंचायतों में, वो अनपढ़ प्रधान बनते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, जिस वजह से जो वो व्यक्ति खुद निर्णय कर नहीं पाता कि क्या काम करना जरूरी है, क्या करना जरूरी नहीं है, किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, किस काम को बाद में करना चाहिए। तो प्रधान मात्र एक कठपुतली होती है जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है। तो ये भी एक कारण है कि ग्राम पंचायत जो है वो आगे, पंचायती राज जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, इसमें जो है वो गवर्नमेंट ने उसमें प्रावधान किया था 1/3 का, कि जो टोटल पंचायतें होगी उसमें से 1/3 भाग यानी 33% आरक्षण किसके लिए दिया रखा है? महिलाओं के लिए। और हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी ये दिक्कत है कि हम महिलाओं को नहीं मानते कि ये काम कर सकती है, तो महिलाओं के बदले काम कौन करते हैं? पुरुष पति करते हैं। ठीक है, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा था पंचायत राज के माध्यम से कि एज ए प्रतिनिधि बनकर वो आगे आए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद गांव को विकसित करे। लेकिन हमारे यहाँ लेडीज तो फिर नाम मात्र की प्रधान होती है, जो फाइनल डिसीजन ले जाते हैं वो पति के द्वारा ही ले जाते हैं। ठीक है, और चौथी बात इसमें हमने बोला था भाई, इसमें SC/ST का क्या लगेगा? एक रोस्टर लगेगा जो जनसंख्या के आधार पर लगता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यानी जिस गांव में जो है बराबर पॉपुलेशन है उस गांव में तो एक साल इधर का एक साल उधर का, लेकिन जिस गांव में फिर पॉपुलेशन के आधार पर जो है, जैसे मान लो हमारे गांव, मान लो किसी गांव में जनरल, OBC, SC ये 3 आबादी रहती है, तो अगर इनकी तीनों की जनसंख्या बराबर है तो एक बार मौका मिलेगा सबको प्रधान बनने का। 5 साल जनरल को, 5 साल OBC को, 5 साल SC को। अगर आबादी बराबर है लगभग, तो अगर सिर्फ 2 आबादी है तो जिन 2 बड़ी आबादी का ज़्यादा योगदान होगा उनको ही क्या मिलेगा? रोस्टर मिलेगा। देखिए, तो सवाल ये उठता है कि वर्तमान परिदृश्य के आधार पर क्या पंचायती राज अपनी भूमिका अच्छे से निभा पा रहा है? क्या वो सक्सेस हो पा रहा है अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में, या कहीं ना कहीं आज भी हमें इसमें कमी देखने को मिलती है? देखिए, एक तो हमारी पंचायती राज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं फंड के ऊपर। एक तो फंड का भी थोड़ा अभाव रहता है कभी कभी गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी पर्याप्त प्रोजेक्ट है, 29 विषय है। अगर सभी विषयों के ऊपर काम जाए तो ऐसा नहीं कि काम नहीं करा जा सकता, काम तो फिर बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी क्या है, हमारे गांव में सबसे जो गांव के लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो है शिक्षा की कमी। जब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार होगा ना, लोग थोड़े पढ़ेंगे लिखेंगे, तो शायद वो और बेहतर तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। और गांव में अगर हम सामंतवादी और रूढ़िवादी नीतियों को छोड़ करके सामूहिक विकास की तरफ ध्यान देंगे तो ये योजना और ज़्यादा हमारे लिए अच्छी और कारगर साबित होगी। फिर तीसरा, हमें व्यक्तिगत हित यदि हम सामूहिक हित के अधीन रखें तो बिल्कुल इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे प्रावधान हैं हमारे ग्राम पंचायत के विकास के बारे में कि कैसे कैसे जो हमारे ग्राम पंचायतों का विकास शुरू हुआ और आज हम किस लेवल पर पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत के विकास के विषय में। तो आज 24 अप्रैल हमारा राष्ट्रीय पंचायती दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज हमने ये वीडियो इंट्रोड्यूस की। आई होप कि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा आइडिया लग पाया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।